अरमान अपने उसके केबिन का डोर ओपन होता है। जैसे ही अरमान को महसूस हुआ कि उसके केबिन में कोई बिना नॉक किए आया तो उससे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपना चेहरा ऊपर करके देखता है तो उसके सामने एक लड़की जिसने रेड कलर वन पीस ड्रेस पहना हुआ था जो कि उसके थाई तक ही आता है। चेहरे पे 500 किलो का मेकअप था जिससे उसके चेहरे काफी मोटा दिख रहा था। पैरों में हाई हिला पहने खड़ी थी। अरमान जैसे ही उस लड़की देखता है तो उस पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में बिना नॉक करके आने की? यह मेरा ऑफिस न कि कोई पार्क जहां कोई भी मैं उठा के आ जाए। अब आगे। अरमान की बात सुन वो लड़की को बहुत गुस्सा आता है। उसकी मुट्ठी कस जाती है। इसके नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे लेकिन फिर अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान लिए बोली, अरमान तुम मुझे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तो तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ ना। इतना बोल वो अरमान के शोल्डर पे सुडेक्टिव वे में हाथ फिराती है जिसके अरमान को बहुत गुस्सा आता है और अरमान उसका हाथ झटक के कहता है, मुझे अरमान सिर्फ मेरे करीबी बोल सकते हैं और तुम मेरी कीच नहीं लगती हो इसलिए मैं मिस्टर मलिक हूँ तुम्हारे लिए। और अगर अगली बार अगर तुमने मुझे छुआ यह मैंने तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन तो मिस सानिया रस्तोगी तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। यह बोलते वक्त अरमान का चेहरा बहुत ही सख्त था। वो लड़की जिसका नाम सानिया रस्तोगी था, रस्तोगी परिवार की एक लौटी बेटी थी। रस्तोगी परिवार अरमान मालिक के दूर दूर तक कोई मैच नहीं था जिस कारण सानिया हमेशा ही अरमान के पीछे पड़ी थी। यह बात अरमान अच्छे से जानता था। सानिया अपने चेहरे पे झूठी मासूमियत और आंखों में मगरमच्छ वाला आंसू लेकर बोलती है, अरमान में तो हमेशा ही तुमसे प्यार किया है और तुम्हें कोई कदर ही नहीं मेरे प्यार की। उसकी एक्टिंग देख अरमान अपने इंटरकॉम से अपने असिस्टेंट को कॉल कर से गुस्से चिल्लाता है, मानव। वही मानव जो अपना काम कर रहा था। अरमान के गुस्से को देख जल्दी से अरमान के केबिन के पास पहुंच के एक बार सभी भगवान को याद करके बोलता है ईश्वर अल्लाह जीसस प्लीज मुझे इस डेविल के कहर से बचा लेना। यह उसने जल्दी से केबिन के दूर पे नॉक किया तो अंदर अरमान की गुस्से से भरी आवाज आती, कमन। मानव एक गहरी सांस लेता और अंदर जाता है तो सामने उसे सानिया दिखाई देती है। मानव समझ जाता है क्या हुआ है। मानव अपने मन में कहता, यह डायन चुडल मेकअप की दुकान जब देखो तब अपने चेहरे पे 250 किलो एहसान पैंट लग कर आ जाती है और इसके कारण यह डेविल मुझे बुलाता। तभी उसे अरमान की भरी आवाज आती है, अगर तुम्हारा कोशिश हो गया ही तो इसे बाहर निकालो यहाँ से। अगर यह आज के बाद मुझे मेरे केबिन में दिखी तो तुम अपना लाइफ टाइम हॉलिडे पैकेज बुक कर लेना। अरमान की धमकी सुन मानव अपना रोनी सी शक्ल बना के अरमान को देखता है। दूसरी तरफ आर्यन के केबिन में आर्यन और ईशान इस वक्त बहुत बड़े झटके में थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बहन की फाइटिंग स्किल इतनी अच्छी होगी। इस समय दोनों रूही की वही वीडियो देख रहे जो इस आदमी ने भेजा था। ईशान आर्यन से, भाई आपको क्या लगता है रूही को फाइटिंग किसने सिखाया होगा? क्या रूही के बारे ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते? क्योंकि इतने साल से रूही ने हम लग से दूर है जिसके कारण हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आर्यन ईशान की बाती को इग्नोर करते हुए कहता है, तुम ज्यादा सोच रहे हो क्योंकि आज के समय में हर लड़की को रूह के जैसे होना चाहिए इसलिए मैं तो खुश हूँ कि मेरी बहन अपना रक्षा कर सकती है। उसकी बात सुन ईशान भी सर हिला देता है और अपने केबिन में चला जाता है। एस्ट सेवियर्स कॉलेज। रूही अपने क्लास में आती है तो सभी लड़के और लड़की रूही को देखते हैं। जहां लड़के रूही की खूबसूरती के दीवाने बन रहे थे तो वही लड़कियां उससे जलन के काम कर रही थी। रूही सबकी नजर अपने ऊपर अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि तभी उसके पास एक लड़की आती है और रूही की तरफ देख कहती है, क्या मैं इधर बैठ जाऊं? रूही उस लड़की को देखती है जिसने आज एक पिंक कलर की डांगरी पहनी है, खुले बाल, लाइट मेकअप। वो लड़की बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल दिख रही। रूही अपने चेहरे पे मुस्कान लिए अपना सर हाँ में हिला देती है तो वो लड़की रूही के आगे हाथ बढ़ते हुए, ही मेरा नाम मुस्कान है, जो सबके चेहरे पे मुस्कान लाती है। उसकी बात सुन रूही भी एक मुस्कान के साथ कहती है, मेरा नाम रूही है। वो दोनों आगे कुछ बात करती कि तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और लेक्चर लेना स्टार्ट कर देते हैं।
रूही और मुस्कान भी पूरी फोकस के साथ अपनी लेक्चर को अटेंड करते हैं। थोड़े टाइम बाद दोनों अपने सभी लेक्चर को लेने के बाद दोनों ऐसे ही बातें करते करते कॉलेज की कैंटीन में आ जाते हैं और अपन अपना ऑर्डर लेके के टेबल के पास जाते हैं कि तभी मुस्कान किसी से टकरा जाती है, उसके हाथ का पूरा खाना नीचे गिर जाता है। यह देख मुस्कान के सामने वाला इंसान मुस्कान को देखते हुए कहती है, यो बिच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सानिया से टकराने की, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी, तुम्हें पता भी यह ड्रेस कितनी महंगी है, तुम्हारा पूरा खानदान भी यह ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी बात सुन मुस्कान बस सॉरी कह देती है। सानिया भी इसी कॉलेज में पढ़ती है। सानिया जो कि अरमान के केबिन से इंसल्ट करवा के निकलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से सीधा कॉलेज आ जाती है। चैप्टर 10 रूही और सानिया के बीच हुई बेहस। अब तक थोड़े टाइम बाद दोनों अपने सभी लेक्चर को लेने के बाद दोनों ऐसे ही बातें करते करते कॉलेज की कैंटीन में आ जाते हैं और अपन अपना ऑर्डर लेके के टेबल के पास जाते हैं कि तभी मुस्कान किसी से टकरा जाती है, उसके हाथ का पूरा खाना नीचे गिर जाता है। यह देख मुस्कान के सामने वाला इंसान मुस्कान को देखते हुए कहती है, यो बिच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सानिया से टकराने की, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी, तुम्हें पता भी यह ड्रेस कितनी महंगी है, तुम्हारा पूरा खानदान भी यह ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी बात सुन मुस्कान बस सॉरी कह देती है। सानिया भी इसी कॉलेज में पढ़ती है। सानिया जो कि अरमान के केबिन से इंसल्ट करवा के निकलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से सीधा कॉलेज आ जाती है। अब आगे एस्ट सेवियर्स कॉलेज। सानिया हमेशा से कॉलेज में किसी न किसी को परेशान करती थी जिसमें उसे बहुत मजा आता था। स्टूडेंट और टीचर भी जल्दी सानिया को प्रोवोक नहीं करते थे क्योंकि आमिर घर से बिलोंग करती थी। ऊपर से उसकी फैमिली और मालिक फैमिली भी दोस्त थी, इसलिए लोग सानिया से दूरी बन के रखते थे। बहुत हो गया सानिया पुराण, क्योंकि सानिया के बारे में भूत कुछ है अभी। तो आते हैं कहानी पे। वॉट तुमरी सॉरी से क्या मेरा ड्रेस ठीक हो जाएगा, और मेरे सैंडल देखो कितने गंदे कर दिया है तुमने, जल्दी से मेरी सैंडल साफ करो। उसकी बात सुन अब धीरे धीरे मुस्कान को भी गुस्सा आने लगा था। मुस्कान को कमजोर लड़की नहीं थी, बस वो किसी से पंगा नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वो इस कॉलेज में अपनी स्कॉलरशिप पे आई थी। लेकिन अब इधर बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की थी तो भला मुस्कान क्यों ही झुके उसके आगे। मुस्कान गुस्से में बोली, बस बहुत हुआ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम मेरे सर पे तांडव करोगी। एक मेरी कोई गलती नहीं थी लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सॉरी बोली क्योंकि मुझे किसी से पंगे में नहीं पड़ना था, लेकिन तुम बस अपनी बेलाग जुबान बस चाले जा रही हो। और क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारी सैंडल साफ करूं तो मिस व्हाटएवर यू आर जस्ट गो टू हेल। इतना बोल मुस्कान जाने को हुई कि तभी सानिया ने मुस्कान के हाथ को पकड़, जैसे ही इसको मरने को हुई कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। मुस्कान जो डर से अपनी आंखें बंद कर लेटी, लेकिन जब उसे दर्द नहीं होता तो को अपनी आंख खोल के देखती है तो सामने रूही ने सानिया का हाथ को पकड़ के रखा था। रूही अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ सानिया के हाथ पे दबाव बन के बोली, ना सोचना भी नहीं कि तुम मेरी दोस्त पे हाथ उठाओगी और तुम यह से सही सलामत अपने घर जाओगी। रूही के हाथ पकड़ने से सानिया को अब अपने हाथों में दर्द महसूस होने लगता था। इस समय रूही की आंखें में खून उतर हुआ था क्योंकि रूही के पिछले जन्म में प्रिया ने रूही से सानिया की दोस्ती करवाई थी, लेकिन जब रूही को किडनैप किया गया था तब रूही को पता चला था कि सानिया ने अरमान को पाने के लिए उसने अरमान को एक बार ड्रग्स दिया था, लेकिन अरमान सानिया के हाथ नहीं लगा था और वो सीधा रूही के पास चला गया था, जिसके बाद रूही को अरमान और नफरत हो गई थी क्योंकि प्रिया और उसकी सौतेली माँ सानिया का सहारा लेके उसको अरमान के खिलाफ यह बोल के भड़काया कि आराम हमेशा ही अलग अलग लड़कियों के साथ रात गुजारा है, और तो अरमान ने लाल सानिया को ड्रग्स देने की भी कोशिश किया है। इन सब के कारण रूही को अरमान से बहुत नफरत होगी थी क्योंकि उस रात के बाद ही रूही ने अरमान का घर छोड़ दिया था, जिसके बाद ही रूही का किडनैप हुआ था और उसकी जिंदगी को उसकी सौतेली माँ और बहन ने नर्क बनाया था।
यह सब सोचकर ही रूही के अनजाने में ही उसके हाथ पे अपनी पकड़ कस देती है। वही अब सानिया के हाथ में दर्द हो रहा, जिसके कारण सानिया के मुंह हल्की सी चीख निकल जाती है, जिसे रूही अपने होश में आती है और सानिया के हाथ को छोड़ देती है। सानिया गुस्से से जैसे ही रूही को कुछ बोलने को हुई, रूही सानिया अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोलती है, मिस सानिया, डोंट इवन डेयर टू से एनी वर्ड इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर यू। यह बोलते वक्त रूही की आवाज बहुत ही ज्यादा सर्द थी, जिसके कारण सानिया भी एक पल के लिए डर जाती है। रूही मुस्कान का हाथ पकड़ बोलती है, चलो यहाँ से। इतना बोल वो दोनों कैंटीन से बाहर चली जाती है, इस बात से बेखबर कि कोई कब से उसकी को देख रहा था। एम इंडस्ट्रीज। अरमान अपने केबिन में बैठे अपने लैपटॉप को बहुत ध्यान से देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी। अरमान अपने मन में पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा रहा है कि मेरी क्वीन का भी रिबीर्थ हुआ है। वो अभी यह सब सोच ही रहा था कि और फिर से अपने लैपटॉप पे देखने लगता है, जहाँ पे रूही के कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी कि तभी उसके केबिन का डोर खुलता है तो अरमान के चेहरे के भाव एकदम सख्त और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाता है। अरमान के चेहरे वो मुस्कान ऐसे गायब होता है जैसे कभी वो स्माइल उसके फेस आई ही ना हो, क्योंकि उसको पता था इस वक्त उसके केबिन में कौन आ सकता है। अरमान के केबिन में सिर्फ कुछ ही लोग को बिना नॉक किए आने की परमिशन थी। चैप्टर 11 लिटिल गर्ल ऐसे किसी को देखा नहीं करते हैं। अब तक एम इंडस्ट्रीज। अरमान अपने केबिन में बैठे अपने लैपटॉप को बहुत ध्यान से देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी कि तभी उसके केबिन का डोर खुलता है तो अरमान के चेहरे के भाव एकदम सख्त और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाता है। अरमान के चेहरे वो मुस्कान ऐसे गायब होता है जैसे कभी वो स्माइल उसके फेस आई ही ना हो, क्योंकि उसको पता था इस वक्त उसके केबिन में कौन आ सकता है। अब आगे अरमान ने अपनी कठोर मगर बेहद रूह को कपा देने वाली आवाज में बोला, मिस्टर सोहिल मालिक, क्या तुम अपने मैनर भूल गए हो जो ऐसे ही मुंह उठा के मेरे केबिन में घुस आए हो? या फिर शायद तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि किसी के केबिन में जाने से पहले नॉक किया जाता है? अरमान की बात सुन सोहिल, जो कि अरमान का सौतेला भाई है, वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि अरमान ने उसे कभी भी बिना नॉक उसे केबिन में आने से रोका भी था। अरमान ने हमेशा ही सोहिल को अपने सगे भाई जैसा माना था। वो सोहिल पे अपनी जान छिड़कता था। सोहिल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी अपने गुस्से पे काबू रखते हुए बोला, भाई यह। इसके आगे वो कुछ कहता कि तभी उसे अरमान की आवाज आई जो बोल रहा था, मिस्टर सोहिल, यह ऑफिस है मेरा। मेरे ऑफिस, तुम मेरे सिर्फ एम्प्लॉयज हो, दैट्स इट, इसलिए कॉल मी बॉस। आज अरमान की बातें सोहेल को बहुत ही ज्यादा हैरान कर रही थी। सोहिल जल्दी से बोला, सॉरी बॉस। यह वर्ड भी उसने अपने मुंह से मुश्किल से निकाला था। नेक्स्ट टाइम मेरे केबिन में आने पहले नॉक जरूर करना, एंड नाउ गेट लॉस्ट। यह सब बोलते वक्त अरमान की आंखें गुस्से लाल थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं लाता है। सोहिल भी गुस्से से बाहर निकल जाता है। अरमान भी अपने ब्रांडेड वॉच में टाइम देखते हुआ अपना ब्लेजर लेके अपने कंपनी से बाहर निकल जाता है, जहां उसके लिए कार पहले से रेडी होती है। एक गार्ड आगे आके कार का डोर ओपन करता है। अरमान बिना किसी पे ध्यान दिए अपने कार में बैठ जाता है और मुंबई की रोड पे अरमान के गाड़ी का काफिला चल पड़ता है। दूसरी तरफ एस्ट सेवियर्स कॉलेज में रूही अपने क्लास में लेक्चर ले रही थी कि तभी क्लास में उनके प्रिंसिपल आते हैं और सभी बच्चों में अनाउंस करते हैं, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज आप सबका कॉलेज का पहला दिन है, जिसके आज बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए इस कॉलेज के ऑनर और एम इंडस्ट्रीज के सीईओ आज आप सबको कुछ बात बताने वाले हैं। तो लेक्चर के बाद आप सभी को कॉलेज के ऑडिटोरियम में आना है ताकि आप उनसे कुछ नया सीख सके। यह बोल प्रिंसिपल वहां से चला जाता है। प्रिंसिपल के जाने के बाद प्रोफेसर अपना लेक्चर फिर से स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े टाइम के बाद लेक्चर ओवर होता है कि तभी पूरे क्लास में प्रिंसिपल की कई बातों का चर्चा शुरू हो जाता है। एक लड़की दूसरी लड़की से अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में बोलती है, यार मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हुए।
एम इंडस्ट्रीज के सीईओ देखने के लिए मैं सुना है एम इंडस्ट्रीज के सीईओ बड़े ही हैंडसम और डैशिंग है। लेकिन तुझे कैसे पता? क्योंकि एम इंडस्ट्रीज के सीईओ को लो प्रोफाइल रहना पसंद है। आज उनका चेहरा किसी भी न्यूज़पेपर और टीवी में नहीं आया है। यह तक कि उनके बारे में इंटरनेट पे भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है लेकिन फोटो नहीं। यह तक कि मैं यह भी सुना है वो बहुत क्रूएल है, साथ ही साथ उन्हें लड़की से भी नफरत है। उन दोनों की बातें रूही और मुस्कान के कान में भी जा रही थी। रूही, क्या यह बात सच है? क्या एम इंडस्ट्रीज के सीईओ सच में हैंडसम और इतने खतरनाक है? मुस्कान, यह सब बोलते वक्त मुस्कान थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन कहीं न उसको एम इंडस्ट्रीज के सीईओ को देखने की एक्साइटमेंट भी ही रही थी। उसकी बात सुन रूही उसकी तरफ देख के बोलती है, पता नहीं मुस्कान, वो जब हम उन्हें देखेंगे तब पता चल जाएगा। चल फिलहाल हमें ऑडिटोरियम में चलना चाहिए। यह बोल दोनों जाने को होते हैं कि तभी रूही के फोन मैसेज आता है। उसको देख रूही मुस्कान से, मुस्कान तुम ऑडिटोरियम चलो, मैं अभी आती हूँ। यह बोल रूही बिना मुस्कान की बात सुन वहां से चली जाती है और मुस्कान भी ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़े टाइम में रूही अपने कॉलेज के बैक साइड एरिया में आती, जहाँ पे पहले कुछ साइंस लैब था, लेकिन अब यह जगह बंद है, इसलिए यह पे कोई आता जाता नहीं। रूही जैसी ही वहां पे आती है उसे एक रूम से अजीब अजीब से आवाज आ रही थी। रूही धीरे कदमों से उस तरफ जाती है तो उसे एक क्लासरूम दिखाई देता है। रूही डोर को खोलने को थी मगर वो डोर खुलता नहीं है। वही डोर से कुछ दूर पे उसे एक विंडो दिखाई देता है। रूही उस विंडो की तरफ जाती और धीरे से विंडो को हल्का प्रेस करके चेक करती है कि विंडो खुला है कि नहीं। लेकिन रूही जैसे ही विंडो को प्रेस करती विंडो हल्का सा खुल जाता है। रूही जब उस लैब के अंदर देखती है तो उसके गाल हल्के लाल पड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर लैब में सूरज प्रिया को विल्डली उसके कॉलर बोन से लेकर उसके शोल्डर तक किस कर रहा था। इस समय प्रिया ऊपर से हाफ नेकेड थी। अब यह सब देख रूही का चेहरा लाल हो जाता है। अब यह बताना मुश्किल है कि वो गुस्से से लाल है या शर्म से, यह तो रूही जानती थी कि तभी उसके कान में प्रिया की आवाज आती है जो सूरज से बोल रही थी, बेबी मेरा मूड आज बहुत खराब है, क्योंकि कि तुम्हारे उस फट्टू दोस्त से एक लड़की नहीं संभली गई। हमने क्या क्या प्लान बनाया था कि पहले रूही को उसे ब्लैक ईगल से इंसल्ट करवाने और कॉलेज के पहले दिन को हम उसके नाइटमेयर में कन्वर्ट करना चाहते थे। हमने तो उसकी नींद उड़ने का भी प्लान बना लिया था। लेकिन आज रूही के इस एक्शन से मैं हैरान थी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि रूही इतना अच्छा फाइट कर सकती है। उसकी बात सुन सूरज को भी सुबह का सारा सीन याद आता, कैसे रूही ब्लैक ईगल गैंग से अकेले फाइट कर रही थी और फाइट करते वक्त उसके चेहरे पे आया हुए चर्म कहीं न कहीं सूरज, जो पहले से ही रूही की खूबसूरती को पाना चाहता था, वो चाहता और बढ़ गई थी। उसने अपने मान में प्रिया की देखते हुए कहा, रूही तुम तो छुपी रुस्तम निकली है। आज के तुम्हारे वो तीखे तेवर को देख मैं अंदर तुम्हें पाने की तलब और बढ़ गई है, और यह प्रिया खुद को तुमसे ज्यादा खूबसूरत समझती है। तुम्हारी खूबसूरती के आगे प्रिया तो दिखाई भी नहीं देती। अब चाहे जो हो जाए, मैं किसी भी हालत तुम्हें अपने बिस्तर तक लाके रहूंगा। यह सब सोचते हुए ही सूरज के चेहरे गंदी से मुस्कान आ जाती है। वही प्रिया सूरज की तरफ देख बोलती है, क्या हुए बेबी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उसकी बात सुन सूरज उसकी तरफ देखकर कहता, कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, हमारे पास अभी बहुत मौके हैं। यह सब बात रूही सुन रही थी। वो उन लोग तरफ देख कहती है, मौका तो तब होगा न जब मैं दूंगी। इतना बोल रूही जल्दी से अपना फोन निकल वीडियो बनाने को होती, मगर उसका हाथ गलती से विंडो की डोर से टकरा जाता है, जिसे सूरज और प्रिया दोनों ही शॉक हो जाते हैं और साथ ही साथ थोड़ा हैरान भी। दोनों जल्दी से विंडो की तरफ देखते हैं जो हल्का खुला था। प्रिया सूरज से कही, किसी ने हमें इस तरह से देख तो नहीं लिया? उसकी बात सुन सूरज कुछ नहीं कहता, बस जल्दी से विंडो के पास आ जाता है और विंडो के आसपास देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। प्रिया अपनी घबराए आवाज में, क्या है बेबी, कोई है क्या? प्रिया के सवाल पे सूरज बोलता है, रिलैक्स स्वीटहार्ट, कोई नहीं है, लगता है हवा थी। यह बोल वो विंडो बंद कर देता है।
रूही को कोई खींच के उस रूम की तरफ से लेके कॉलेज पास आके छोड़ देता है। रूही जब सामने देखती है तो उसके सामने एक ईशान खड़ा था जिसने इस वक्त अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था। वो इंसान रूही से बोलता है, लिटिल गर्ल, ऐसी किसी को देखा नहीं करते क्या? तुम्हें किसी ने बताया नहीं एक ऐसे किसी की पर्सनल मोमेंट को देखना बाद मैनर्स है? अपने सामने खड़े इंसान के बात सुन जहेब जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाले को क्या जवाब दे। उसके गाल एक बार फिर टमाटर की तरह लाल लाल हो गया था। वही सामने वाले इंसान की नज़र जब रूही के लाल गाल पे गई, उसने बिना समय गवाए उस किस कर लिया। उसके ऐसा करते ही रूही अपनी जगह पे ठिठक गई। चैप्टर 12 रूही के कॉलेज अरमान। अब तक रूही को कोई खींच के उस रूम की तरफ से लेके कॉलेज पास आके छोड़ देता है। रूही जब सामने देखती है तो उसके सामने एक ईशान खड़ा था जिसने इस वक्त अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था। वो इंसान रूही से बोलता है, लिटिल गर्ल, ऐसी किसी को देखा नहीं करते क्या? तुम्हें किसी ने बताया नहीं एक ऐसे किसी की पर्सनल मोमेंट को देखना बाद मैनर्स है? अपने सामने खड़े इंसान के बात सुन जहेब जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाले को क्या जवाब दे। उसके गाल एक बार फिर टमाटर की तरह लाल लाल हो गया था। वही सामने वाले इंसान की नज़र जब रूही के लाल गाल पे गई, उसने बिना समय गवाए उस किस कर लिया। उसके ऐसा करते ही रूही अपनी जगह पे ठिठक गई। अब आगे रूही को अपने होश में थी ही नहीं। उसे बस अपने सामने खड़े इंसान की आंख दिख रही थी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था जैसे यह आंख बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। उसके माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था। लेकिन जैसे ही सामने खड़े इंसान ने उसके के होठ को बाइट करते ही रूही अपने सेंस में आई। उसने अपने सामने खड़े आदमी को अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने के? और तुम हो कौन? रूही आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वो आदम रूही के होठ पे अपनी उंगली रखते हुए बोला, लिटिल गर्ल, कितना बोलती हो तुम, और अपने इस छोटे दिमाग को थोड़ा काम चलाया करो। और तुम वहाँ पे क्या कर रही थी? उसकी बात सुन रूही के गाल एक बार फिर से लाल हो जाता है और देख उसके सामने वाले इंसान ने उसके फेस की तरफ देख बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हारी यह चीक्स मुझे एक बार फिर तुम्हें किस करने को कह रहे बाती में अब मैं क्या करूं? उसकी ऐसी बेशर्मी वाली बात सुन रूही उसे घूर के देखते हुए बोली, सोचना भी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, फिर मैं कर लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों साथ मिलकर सोचेंगे। यह बोल वो मास्क वाला इंसान अपनी इंटेंस नज़र से रूही को देख रहा था। रूही अब उसको और उसकी बातों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने सामने खड़े इंसान को जोर से धक्का देती है जिसे वो इंसान संभाल नहीं पाया और 2 कदम पीछे हो जाता है। रूही मौके का फायदा उठा के वहां से भाग जाती है क्योंकि उसे डर था कहीं सूरज और प्रिया उससे यह देख न ले, वरना इसका पूरा प्लान खराब हो जाएगा। जाने से पहले रूही उस आदमी की तरफ देख बोली, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। उसकी बात पे वो आदमी बेशर्मी से बोला, ऑफ कोर्स लिटिल गर्ल, देख लेना, वैसे अब मैं तुम्हारा ही तो हूँ। उसकी बातों पे एक बार फिर रूही हैरान हो जाती है और वहां से भाग जाती है। वही वो आदमी तब तक रूही को देखता है जब तक रूही उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई। रूही के जाने के बाद उस आदमी अपने चेहरे वो पहना मास्क उतार दिया। अब उस मास्क के पीछे का हैंडसम चेहरा किसी और नहीं बल्कि अरमान का था। अरमान एक नज़र उस रूम को देखता है जहाँ पे इस समय सूरज और प्रिया, फिर एक चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। अरमान के चेहरे इस समय बेहद ही सख्त भाव था। उसकी आंख में सिर्फ और सिर्फ कोल्डनेस था। होठ पे एक बेहद डरवानी हंसी थी। इस समय अगर कोई भी उसे देखता तो डर से वही बेहोश जाता है। इधर रूही उस जगह से भागते हुए सीधा ऑडिटोरियम में आती है और वो मुस्कान को ढूंढने लगती है। वही जब मुस्कान जो बार बार एंट्रेंस पे रूही के लिए देख रही, जैसे ही उसकी नज़र रूही पे पड़ती है तो वो जोर से चिल्लाती है, रूही। वही रूही जब अपना नाम सुनाई देता है तो वो उस दिशा में देखती है जहां मुस्कान इस बुला रही थी। मुस्कान सेकंड रो में बैठी थी। रूही भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और गिरने को होती ही है कि वो सामने वाला इंसान रूही को उसके कमर से पकड़ लेता है।
रूही जो गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेटी है, लेकिन जब उसे दर्द का कोई एहसास नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने एक लड़के का हैंडसम चेहरा दिखाई देता। रूही बिना वक्त गवाए मुस्कान को तरफ चली जाती है। वही वो अपने बाल में हाथ फेरता है कि तभी उसके पीछे से उसका दोस्त आते हुए बोला, अभिनव तुम यह क्या कर रहे हो, चलो हमारा सीट वहां पे है। इतना बोल वो उसको अपने साथ ले जाने लगा। वही कोई था जिसकी हाथों की गुस्से मुट्ठी बन गई थी और चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मगर उसकी डार्कनेस से भर गई थी। आप लोग समझ ही गए होंगे, यह कोई और नहीं बल्कि अरमान था, जो अभी अभी अपने ऑडिटोरियम में आ रहा था। स्टेज पे खड़े प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट की तरफ देख सबको ग्रीट करते हुए बोले, स्टूडेंट आज यह मौजूद हर एक कोई ना कोई सपने लेकर इस कॉलेज में आया है। आज आपको अपने सपने पाने की डायरेक्शन देने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन एम इंडस्ट्रीज के सीईओ आपको कुछ बातने वाले। सो वेलकम मिस्टर अरमान मालिक। जैसे ही सबने यह नाम सुना वहां बैठ सभी लोग एक्साइटेड होकर वी क्लैप करने लगते हैं, तो रूही को ऐसा लगता है जैसे उसके सर पे 1500 वोल्ट का बिजली गिरा हो। उस समझ नहीं आ रहा था कि आज वो बार बार अरमान क्यों मिल रही है। वो जितना अरमान से दूर जाने को कोशिश कर रही थी, वो उतना ही उसके करीब आ रहा था। ऐसा नहीं कि रूही को अरमान से प्यार नहीं था, वो अरमान से बहुत प्यार करती थी, मगर उसके पीछे जन्म को कुछ भी हुआ था, उसके कारण वो अरमान को खुद से दूर रखना चाहती है। वो नहीं चाहती थी कि इस जन्म में वो अरमान को खो दे। चैप्टर 13 अरमान का रूही को धमकी। अब तक स्टेज पे खड़े प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट की तरफ देख सबको ग्रीट करते हुए बोले, स्टूडेंट आज यह मौजूद हर एक कोई ना कोई सपने लेकर इस कॉलेज में आया है। आज आपको अपने सपने पाने की डायरेक्शन देने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन एम इंडस्ट्रीज के सीईओ आपको कुछ बातने वाले। सो वेलकम मिस्टर अरमान मालिक। जैसे ही सबने यह नाम सुना वहां बैठ सभी लोग एक्साइटेड होकर वी क्लैप करने लगते हैं, तो रूही को ऐसा लगता है जैसे उसके सर पे 1500 वोल्ट का बिजली गिरा हो। उस समझ नहीं आ रहा था कि आज वो बार बार अरमान क्यों मिल रही है। वो जितना अरमान से दूर जाने को कोशिश कर रही थी, वो उतना ही उसके करीब आ रहा था। ऐसा नहीं कि रूही को अरमान से प्यार नहीं था, वो अरमान से बहुत प्यार करती थी, मगर उसके पीछे जन्म को कुछ भी हुआ था, उसके कारण वो अरमान को खुद से दूर रखना चाहती है। वो नहीं चाहती थी कि इस जन्म में वो अरमान को खो दे। अब आगे, इसलिए उसने यह तय किया कि इस जन्म में जितना हो सके उससे दूर रहेगी। वही अरमान जैसे ही स्टेज पे आया, सभी लड़कियां उसे देखा है भरने लगी। एक लड़की, यार यह कितना हैंडसम लग रहा, काश यह मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ले। तो वही दूसरी लड़की, यार सच में यह कितना हॉट एंड हैंडसम है, आज समझ आ रहा कि यह क्यों यह दुनिया का सबसे हैंडसम बांदा है। अगर यह मुझे अपनी एक दिन का गर्लफ्रेंड बना ले तो मेरी लाइफ सेट है। अब यह बात तो ही था, क्योंकि आज अरमान लग ही रहा था इतना ब्लैक बिजनेस, आंखों पे गॉगल्स, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन फिर उसके चर्म पे 1% भी काम नहीं हुआ था। वही उन लड़कियों की यह सारी बातें रूही के कानों में पड़ रही थी और उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्से आ रहा था, लेकिन फिर भी रूही अपने चेहरे पे यह एक्सप्रेशन आने नहीं दे रही थी। वही अरमान स्टेज पे खड़ा, उसका ध्यान तो सिर्फ रूही पे ही था, लेकिन आंखों पे गॉगल्स होने के कारण किसी को पता नहीं चल रहा था। तभी प्रिंसिपल ने अरमान की तरफ देख अपने बेहद जेंटल वॉइस में बोला, सर प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी और कुछ टिप्स शेयर करें। प्रिंसिपल की बात सुन अरमान सीधा माइक के पास जाके अपने आंखों पे से गॉगल्स को उतार देता है, तो अपनी नजर ऊपर करता, जिसे उसका हेजल ग्रीन आईज सीधा रूही के ब्लू आई से मिलता है। अरमान बिना रूही से अपनी नजरें हटाए अपनी बात बोलता है, हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आप सबका कॉलेज में पहला दिन है, तो मैं आप सब से कहना चाहता हूँ कि हमारी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ दोनों ही बहुत ही प्रेशियस होता है, बट इसका मतलब यह नहीं आप अपने गोल को भूल जाओ। हमारा गोल एक ऐसा चैलेंज होता जैसे ऐसी ही यह सेमिनार 30 मिनट चलता और अरमान कुछ न कुछ बता रहा था। सेमिनार के दौरान अरमान की आंखें सिर्फ और सिर्फ रूह पे थी, वही रूही उसके ऐसे देखने से कंफर्टेबल नहीं थी।
लेकिन वहां बैठे सभी स्टूडेंट को देख ऐसा लग था जैसे उन लोग को कोई हिप्नोटाइज कर दिया हो। सब लोग बस एक तक अरमान को देख रखे थे। थोड़े टाइम में सेमिनार ओवर होता है। रूही और मुस्कान ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हैं कि तभी मुस्कान चाहते हुए बोली, रूही अरमान सर ने कितना अच्छा स्पीच दिया ना, हाय मैं उनकी फैन होगी हूँ। रूही तो बस मुस्कान की हाँ में हाँ मिला रही लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। वो दोनों चल ही रहे थे को मुस्कान अपने सर पे हाथ मार के बोली, ओ तेरी क्यों हुआ मुस्कान? रूही ने मुस्कान से पूछा। उसकी बात पे मुस्कान जैसी से बोली, यार रूही तुम आगे चलो, मैं अपना फोन अंदर ऑडियोट्रिम में भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। इतना बोल मुस्कान जल्दी से भागी बिना रूही की बात सुने। वही रूही जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है कि तभी कोई उसका एक हाथ पकड़ के क्लासरूम में खींच लेता है। रूही जैसे ही सामने देखती है तो हैरान होके बोली, तुम? इस समय उसके सामने कोई और बल्कि वही मास्क मन था। रूही गुस्से में उससे छुटने की कोशिश करती है तो सामने वाला इंसान उसके हाथ पे अपनी पकड़ और काश देता है और अपनी बेहद ही मैग्नेटिक आवाज में बोला, लिटिल गर्ल ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, तुम मेरे हाथों से छूट नहीं सकती हो। उसकी बात सुन रूही को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, कौन हो तुम और यह क्या बदतमीज है? वही उसके गुस्से से लाल चेहरे को देख सामने मास्क के पीछे खड़ा अरमान देख रूही से बेहद ही सेडिक्टिव टोन में बोला, लिटिल गर्ल तुम तो गुस्सा में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इतना बोल बिना रूही के कुछ बोलने का इंतजार किए उसके होठ पे अपना होठ रख देता और रूही को पैशनेटली किस करना लगता है। उसकी इस हरकत से रूही एक बार फिर ब्लैंक हो जाती है। उससे समझ नहीं आता था कि आखिर यह उसके सामने खड़ा इंसान है कौन, जिसके टच को रूही एक्सिस्ट ही नहीं कर पाती थी और जब यह इंसान किस करता था तो वो ब्लैक हो जाती है। इस समय रूही खुद को बहुत ही कमजोर महसूस कर रही थी। जैसे ही अरमान ने रूही के होठ पे बाइट किया रूही अपने सेंस आती है और अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान के आगे रूही की मामले के बच्चे जैसी लग रही थी। जब अरमान को महसूस होता है कि रूही को सांस नहीं आ रही तो वो उससे छोड़ देता है। वही रूही लंबी लंबी सांस ले रही थी। वही अरमान रूही के सर को सहलते हुए बोला, लिटिल गर्ल अब तुम सिर्फ मेरी हो। अगर मैं तुम्हारे आसपास किसी भी लड़के को देखा या फिर तुमने खुद को किस भी लड़के को हाथ लगने दिया तो मैं तुम्हें तो पनिशमेंट दूंगा ही, लेकिन वो लड़का भी नहीं बचेगा। उसकी ऐसी बात सुन एक पल के लिए रूही डर जाती है और अरमान की आंखों में देखने लगती है। उसे अरमान की आंखों में एक सनक और जुनून नजर आ रहा था। चैप्टर 14 अरमान का पागलपन। अब तक अरमान ने रूही के होठ पे बाइट किया। रूही अपने सेंस आती है और अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान के आगे रूही की मामले के बच्चे जैसी लग रही थी। जब अरमान को महसूस होता है कि रूही को सांस नहीं आ रही तो वो उससे छोड़ देता है। वही रूही लंबी लंबी सांस ले रही थी। वही अरमान रूही के सर को सहलते हुए बोला, लिटिल गर्ल अब तुम सिर्फ मेरी हो। अगर मैं तुम्हारे आसपास किसी भी लड़के को देखा या फिर तुमने खुद को किस भी लड़के को हाथ लगने दिया तो मैं तुम्हें तो पनिशमेंट दूंगा ही, लेकिन वो लड़का भी नहीं बचेगा। उसकी ऐसी बात सुन एक पल के लिए रूही डर जाती है और अरमान की आंखों में देखने लगती है। उसे अरमान की आंखों में एक सनक और जुनून नजर आ रहा था। अब आगे उसके हाथ रूही के बाह पे कसे हुए थे जिसे रूही को बहुत दर्द हो रहा था। रूही उससे खुद को छुड़वाते हुए बोली, हु द हेल आर यू और तुम होते कौन हो मुझे पे हक जमने वाले? यह मेरी लाइफ और मुझे अपनी में किसे आने की या जाने की या किसे बात करना है किसे नहीं, यह तुम नहीं बल्कि मैं डिसाइड करूंगी। इतना बोल रूही ने पूरी ताकत के साथ अरमान को धक्का दे दिया जिसे अरमान एक कदम पीछे चला गया। रूही अरमान को अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए बोली, अगर नेक्स्ट टाइम अगर तुमने यह सब किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह बोल रूही जाने को हुई, लेकिन तभी अरमान जिसे रूही के बातों को बेहद गुस्सा आया था उसने जल्दी से आगे बढ़ के रूही के हाथ को पकड़ लिया और फिर उसको दीवार से सटा दिया और अपनी एक एक शब्द को दांत पीसते हुए बोला, लिटिल गर्ल अपनी कान खोल कर सुन लो, तुम पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे लाइफ पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और यह बात जितनी जल्दी तुम समझ लो उतना अच्छा होगा। और एक बात, तुमने अभी जो कहा है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। यह बोल उसके फेस पे डेविल स्माइल आ जाती है।
अरमान बिना वक्त गवाए रूही के होठ पे फिर से अपना होठ रख उसे बहुत ही अग्रेसिवली किस करने लगता है। इस किस में अरमान अपना गुस्सा, पागलपन, सनक, जुनून सब रूही को महसूस करवाने लगता है। रूही जो तब से आराम की गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी, वो अब कोशिश करना बंद कर देती है कि तभी पता नहीं रूही के दिमाग में क्या आता है। रूही अपना हाथ उठा अरमान के चेहरे पे लगे मास्क को निकलने चली जाती है, मगर उसको छू भी पाती उससे पहले ही अरमान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और ऊपर दीवार से सटा दिया। अब रूही खुद को बहुत बहबास महसूस कर रही थी कि तभी उसने ना अब देखा ना ताव और अपना एक पैर के घुटने से अरमान के पैरों के बीच बहुत कस के मारती है, जिसे अरमान तुरंत ही रूही को छोड़ देता है और अपनी लाल आंखों से रूही को घूरने लगता है, मगर रूही उस पे कोई ध्यान नहीं देती। रूही अरमान के देख भोली सी शकल बनाकर बोली, अगली बार मेरे करीब आने से पहले यह किक को याद कर लेना और हाँ, यह से पहले हॉस्पिटल चलने जाना। यह बोल वो एक डेविल करते हुए बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद अरमान के चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। राजवंश विला में रूही अपना कमरे में बैठी उस मास्क वाले आदमी के बारे में सोच रही थी। उससे बार बार उसका किस करना याद आता, उसकी वो अजीब अजीब बातें। रूही अभी सोच ही रही कि तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आया, जिसकी आवाज से रूही अपने होश में आती है और अपना फोन चेक करती है तो उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। जब वो मैसेज खोलती है तो उसमें लिखा था, लिटिल गर्ल, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो वरना तुम्हारा छोटा सा दिमाग दर्द करने लगेगा। मैसेज पढ़ के रूही की आंखें छोटी हो जाती और उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। रूही अपने आप में बड़बड़ते हुए बोली, पता नहीं किसका मुंह देख लिए था सुबह सुबह जो यह आज कांड खत्म होने नाम ही नहीं ले रही। यह बोल वो एक फिर से फोन चेक करती है तो फिर से उसके फिर से मैसेज आया, जिसे पढ़ने के बाद रूही के एक ईवल स्माइल आ जाती है। रूह अपना साइड में पिलो को हक करके सो जाती है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में 3 लोग को बांध के रख गया था। उन लोग को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कब से टॉर्चर किया जा रहा था कि तभी वह कुछ लोग के कदमों का आवाज आता है। जैसे जैसे वो लोग उस रूम के नजदीक आते हैं वैसी वैसे कदमों की आवाज बढ़ जाती है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और 4 लोग अंदर आते। 2 लोग आगे और 2 लोग पीछे थे। वो दोनों जो आगे थे उनका ऑरा इस वक्त बेहद ही डरा देने वाला था। यह लोग कोई और नहीं बल्कि अरमान, आर्यन, ईशान और नील थे। वो उन आदमी के सामने वाले सोफे पे किसी राजा की तरह बैठ जाते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड आगे आके बोलता है, बॉस, यह लोग वही है जो आज लिटिल बॉस का पीछा कर रहे थे जब वो घर जा रही थी। उसकी बात सुन दोनों की आंखों गुस्से लाल हो गई थी। तभी आर्यन बोलता है, इन्हें जल्द से जल्द होश में लाओ। आर्यन के कहते ही कुछ बॉडीगार्ड ने एक बाल्टी उस रूम में लेकर आते हैं और इस पानी को उन लोगों पे फेंक देते हैं। वो तीनों आदमी चिल्ला कर उठे हैं और वो लोग लगातार चिल्ला रहे थे क्योंकि उन बॉडीगार्ड ने जो उन पर पानी फेंका है उसमें उन लोग ने उस पानी में चिल्ली पाउडर मिक्स किया हुआ था और उनके बॉडी पे पहली से टॉर्चर के निशान थे, जिसके करना चिल्ली वाटर पड़ने से उनको अपनी घाव पे जलन हो रही थी। कि तभी अरमान अपनी बेहद ही डरावनी और कोल्ड आवाज में, शश आवाज नहीं, अगर किसी के भी मुंह से आवाज आई तो उसकी कब्र पहले खुदेगी। आर्यन उन लोग की तरफ देख के बोलता है, आप 3 लोग सीधे तरीके बात दो वरना तुम सबकी मौत मेरे ही हाथों होगा। चैप्टर 15 आर्यन और अरमान की क्रूएलिटी। अब तक तभी आर्यन बोलता है, इन्हें जल्द से जल्द होश में लाओ। आर्यन के कहते ही कुछ बॉडीगार्ड ने एक बाल्टी उस रूम में लेकर आते हैं और इस पानी को उन लोगों पे फेंक देते हैं। वो तीनों आदमी चिल्ला कर उठे हैं और वो लोग लगातार चिल्ला रहे थे क्योंकि उन बॉडीगार्ड ने जो उन पर पानी फेंका है उसमें उन लोग ने उस पानी में चिल्ली पाउडर मिक्स किया हुआ था और उनके बॉडी पे पहली से टॉर्चर के निशान थे, जिसके करना चिल्ली वाटर पड़ने से उनको अपनी घाव पे जलन हो रही थी। कि तभी अरमान अपनी बेहद ही डरावनी और कोल्ड आवाज में, शश आवाज नहीं, अगर किसी के भी मुंह से आवाज आई तो उसकी कब्र पहले खुदेगी। आर्यन उन लोग की तरफ देख के बोलता है, आप 3 लोग सीधे तरीके बात दो वरना तुम सबकी मौत मेरे ही हाथों होगा। अब आगे
वो तीनों आदमी बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि आर्यन, जिसे अंडरवर्ल्ड में आर्य के नाम से जाना जाता है, और अरमान मालिक दोनों ही बेहद क्रूएल है। आर्य और अरमान किसी को भी मारने से पहले सोचते नहीं है। तभी अरमान अपनी चेयर से खड़ा होता है और उनमें से एक आदमी के पास जाके बोलता है, एक बार पंच छूंगा और एक मौका दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, अगर तुम लोग ने उतने टाइम में नहीं बताया तो तुम अपनी फैमिली को देख नहीं पाओगे। उसने यह बात इतनी डरावनी आवाज में बोला था कि उसके सामने बैठे आदमी की रूह तक कँप गई थी। वो लोग डरी नजरों से अरमान को देखते हैं, जिसने अपने एक हाथ में इस वक्त एक शार्प चाकू था, जिसे वो बेहद डरावनी नजरों से एक नजर उस चाकू घूर के देख रहा है और एक नजर से उन आदमी को देख हुए बोला है, किसने भेज था उसका नाम। अभी उसकी बात पे कोई कुछ नहीं बोलता, जिसे अरमान झटके से उस चाकू को पहले आदमी के गले के आर पार कर देता है। उस आदमी को बिना चीखने का मौका दिया उस आदमी को मार देता है, जिसे देख वो दोनों आदमी अब बहुत डर जाते हैं और अपनी अपनी पैंट गिला कर देता है। वहीं ईशान और नील दोनों ऐसे खड़े थे जैसे यह उनका रोज का काम था। वही अरमान अब गन ले लेता है और दूसरे आदमी के पास आके बोलता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है इसलिए इतनी इजी मौत दे रहा, लेकिन अगर तुम लोग मुझे इसका नाम बात देते हो तो मैं तुम लोग आजाद कर दूंगा। उसको बात सुन वो आदमी अपना मुंह कुछ बोलने को होता है, मगर उसके गले से आवाज ही नहीं आती, जिसे उसके टाइम खत्म हो जाता है, जिसे कारण अरमान बिना समय गवाए ही उसके मुंह में गन डाला देता है और उसके मुंह में ही गोली चला देता है। और दिया एक नजर उस आदमी को देखता है। वो आदमी जब अरमान को अपनी तरफ देखता पता है तो वो बिना ज्यादा देर किया हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, वो मिस्टर सिंघानिया ने हमें उस लड़की पे नजर रखने के बोला था और मौका देख उसके किडनैप करने को कहा गया था, क्योंकि रूही ने मिस्टर सिंघानिया के बेटे को मारा था और उसका बदला लेने के लिए यह सब किया है। उसकी बात सुन अरमान ने उस आदमी को कहा, ठीक है अब तू आजाद है। यह बोलते ही वहां पे एक गन की चलने की आवाज आती है, जिसे आर्यन ने चलाई थी। अरमान ने एक डेविल स्माइल के साथ उस आदमी की डेड बॉडी को देखते हुए आर्यन से बोला, आर्यन यह तूने क्या किया, इससे तो मैंने आजाद कर दिया था ना। उसकी बात पे आर्यन एक क्रीपी स्माइल लिए बोला, तूने इसे आजाद किया था, मैंने नहीं। यह बोल दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। इस समय दोनों के एक्सप्रेशन बाहर डरावने लग रहे थे। अगर रूही इस समय दोनों में से किसी को भी देखती तो डर के वही बेहोश हो जाती। वही नील और ईशान एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे बोल रहे हो इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, दोनों ही साइको है, एक अपनी फ्यूचर वाइफ को लेकर तो दूसरा अपनी बहन को लेकर। दूसरी तरफ राजवंश विला में रूही, जो अभी अभी सो के उठी थी, वो अपनी आंखों को अपने छोटे छोटे हाथों से मलते हुए एक बार गाड़ी को देखती है, जिसमें इस वक्त 7:30 हो रहा था। रूही जल्दी से बेड से उठी है और फ्रेश होकर नीचे आने के सीढ़ी पे अपना पहला कदम ही रखा था कि तभी उसकी नजर सामने हाल के सोफे पे जाती है, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की पे झुका हुआ था। रूही उस तरफ देखते हुए समझ जाती है कि वहाँ पे क्या हो रहा, फिर उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर आंजन बनते हुए अपनी तेज आवाज में बोली, यह क्या हो रहा है। उसकी आवाज सुनते ही सोफे पे बैठी लड़की और उसके ऊपर झुका हुआ लड़का दोनों हड़बड़ा के जल्दी से उठ जाते हैं और सीधी की तरफ देखते जहाँ पे रूही खड़ी थी। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि वो लड़का और लड़की कोई और नहीं बल्कि सूरज और प्रिया थे। रूही जल्दी से नीचे आते हुए बोली, दी आप क्या रही थी सूरज के साथ। उसकी बात सुन प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। प्रिया कुछ बोलती उससे पहले ही सूरज बोलता है, रूही बेबी तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं प्रिया की आंख में से फूंक रहा था क्योंकि उसकी आंख में कुछ चला गया था। यह बोल वो प्रिया को एक आंख मार देता है। प्रिया भी उसकी हाँ में हाँ मिलती है। सूरज जल्दी से रूही का एक हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी आवाज में उदासी लिए बोलता है, बेबी मेरी बात का भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। यह बोल वो रूही के हाथ पे किस करने वाला ही था कि तभी रूही अपना हाथ पीछे खींच लेती है और कहता है, झूठ, फिर से झूठ, तुम लोग थकते नहीं हो ना झूठ बोल के। मैं
आज तुम दोनों की सच्चाई पता चल गई है। यह बोल रूही अपना फोन निकल सूरज और प्रिया को कुछ दिखाने लगती है, जिसे देखने के बाद अब दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। वही डोर पे खड़े आर्यन, अरमान, ईशान और नील यह सारा तमाशा देख रहे थे। चैप्टर 16 रूही का गुस्सा। अब तक सूरज के साथ उसकी बात सुन प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। प्रिया कुछ बोलती उससे पहले ही सूरज बोलता है, रूही बेबी तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं प्रिया की आंख में से फूंक रहा था क्योंकि उसकी आंख में कुछ चला गया था। यह बोल वो प्रिया को एक आंख मार देता है। प्रिया भी उसकी हाँ में हाँ मिलती है। सूरज जल्दी से रूही का एक हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी आवाज में उदासी लिए बोलता है, बेबी मेरी बात का भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। यह बोल वो रूही के हाथ पे किस करने वाला ही था कि तभी रूही अपना हाथ पीछे खींच लेती है और कहता है, झूठ, फिर से झूठ, तुम लोग थकते नहीं हो ना झूठ बोल के। मैं आज तुम दोनों की सच्चाई पता चल गई है। यह बोल रूही अपना फोन निकल सूरज और प्रिया को कुछ दिखाने लगती है, जिसे देखने के बाद अब दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। वही डोर पे खड़े आर्यन, अरमान, ईशान और नील यह सारा तमाशा देख रहे थे। अब आगे, क्योंकि रूही ने उन्हें उनका मेकआउट वीडियो था, जिसे देखने के बाद प्रिया अब अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर लेती है। वही सूरज वीडियो को देखने के बाद अपने मन में बोलता है, डैम ये क्या होगा, अब मैं कैसे इसको अपनी तरफ करूं। नहीं नहीं सूरज जल्दी से सोच, यह सोने की मछली को कैसे मैं अपने हाथ से जाने दे सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात इसकी यह खूबसूरती को कैसे छोड़ सकता हूँ। सूरज के दिमाग में ये चल रहा था कि अब कैसे वो रूही को अपने बिस्तर तक लाएगा, क्योंकि अब वो रूही की प्रॉपर्टी को हासिल करे, क्योंकि उसे पता था कि रूही अपने घर की सबसे ज्यादा लड़की है, जिसके कारण उसके नाम पे बहुत सी प्रॉपर्टी है। सूरज जल्दी से रूही को बोलता है, बेबी यह को कुछ भी तुम देख रही हो वो सब गलत है, तुम प्लीज मुझे पे भरोसा करो। यह जो तुम देख रही इसमें गलती प्रिया की थी, उसने ही मुझे सेड्यूस किया था। वही अरमान, आर्यन, नील और ईशान अभी तक हॉल में आ चुके थे और अरमान और आर्यन दोनों जाके सिंगल सोफे पे बैठ जाते हैं, जैसे अभी कोई फिल्म चल रही हो। ईशान नील से अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में बोला, वह आज अच्छा एंटरटेनमेंट होने वाला है, कश में पॉपकॉर्न लेकर आता है। वही आर्यन और अरमान बैठे तमाशा देख रहे थे। तभी सबके कानों में किसी के हंसने की और ताली बजने की आवाज आती है। जब सब लोग सामने की ओर देखते हैं तो सबको जहां से हंसने की आवाज आ रही थी तो पाते हैं कि रूही हंसते हुए ताली बजा रही थी। उसकी हंसी में एक अलग बहुत ही अजीब थी, जैसे किसी का मजाक उड़ा रही हो। उसको ऐसे हंसता देख ईशान आर्यन से बोला, भाई कहीं रूही को सदमा तो नहीं लग गया इस चालबाज के कारण। उसकी बात पे आर्यन घूर के ईशान को देखता के तभी पूरे हॉल पे एक चटक की आवाज गूंजती है। सब जब सामने देखते हैं तो पाते हैं कि सूरज का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, क्योंकि रूही ने उससे जोर से थप्पड़ मारा था। सूरज जैसे ही फिर से कुछ बोलने को हुआ कि एक बार फिर रूही ने उसके गाल पे थप्पड़ मारा था। सूरज ने सर उठा के रूह को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी, क्योंकि रूही ने सूरज को थप्पड़ उसे धोखा देने के लिए बल्कि अपने पिछले जन्म का गुस्सा निकल रही थी। रूही ने सूरज को उंगली दिखते हुए सरकास्टिक वे में बोली, एक बार बेवकूफे करने वाले को गलती कहते हैं, मगर दोबारा बेवकूफी को लोग रूही राजवंश बोलेंगे। और क्या कहा तुमने, प्रिया ने तुम्हें सेड्यूस किया और तुम सेड्यूस हो गए? क्या तुम्हें अपने हार्मोन पे इतना भी कंट्रोल नहीं था और तुम इस प्यार कहते हो? और फिर प्रिया की तरफ देख बोली, मिस प्रिया राजवंश, आपको क्या लगा आप मुझे धोखा देंगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी? टीसीएच बहुत ही गलत सोचा आपने, क्योंकि अगर आपने मुझे मेरी जानने होती तो मैं वो भी आपको खुशी खुशी दे देती। और यह तो बात सूरज की थी, लेकिन आपने ने मुझे धोखा दिया और मुझे धोखा देने वाले या धोखेबाज से सख्त नफरत है। उसकी बात सुन अब प्रिया को थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि उसका और उसकी मम्मी ने जो प्लान बनाया था वो आज खराब होने वाली थी। तभी सूरज की नजर आर्यन पे पड़ी और उसे अच्छे से पता था कि आर्यन ईशान उस पसंद नहीं करते, और यह भी कि रूही और आर्यन का रिश्ता भी अच्छा नहीं। इस बात का फायदा वो अपने आप को बचाने और उनके रिश्ते का हाल और बुरा बनाने के लिए यूज कर सकता था। इसलिए उसने उन पे इल्जाम लगाते हुए बोला,
अब तो आप लोग खुश हैं न मेरा और रूही का रिश्ता तुड़वाने पे, क्योंकि आप लोग यही चाहते थे न कि मैं रूही के लाइफ से चला जाऊं और आप लोग रूही। इसके आगे कुछ कहता कि रूही ने उसके गाल फिर से थप्पड़ मारा और अपनी बेहद ही डार्क वॉइस में बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे भाई पे इतना घटिया इल्जाम लगाओगे और मैं मान लूंगी। यह तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मुझे अपने भाइयों पे पूरा भरोसा है कि वो कभी इतना नीचे नहीं जा सकते। वही प्रिया रूही की बात सुन पूरी सदमे जा चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ हमेशा से ही रूही को उसके भाई के खिलाफ भड़काया था और आज यह प्लान भी फेल नजर आ रहा था। फिर से थप्पड़ पड़ने की वजह से सूरज ने अपना आपा खो दिया और रूही को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा है, लेकिन उससे पहले ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वो अपनी नज़र घुमा के देखता है, उसकी जान हलक में आ जाती है, क्योंकि कि आर्यन ने सूरज का हाथ पकड़ हुआ था और उसके चेहरे पे छाई डार्कनेस किसी की भी रूह कपा देने वाली थी। वही ईशान ने रूही के कंधों से पकड़ के रखा था। अरमान भी अब तक खड़ा हो गया था। आर्यन सूरज का हाथ झटक देता है और अपने गार्ड को भूलता है। जैसे ही गार्ड अंदर आते हैं तो आर्यन उन्हें ऑर्डर देते हुए बोला, इस यह से बाहर निकालो और हाँ, एक बात याद रहे, आज के बाद इससे राजवंश विला के आसपास नहीं दिखाना चाहिए। यह बोल आर्यन रूही का हाथ पकड़ उसे उसके कमरे को तरफ लेकर चला जाता है। रूही भी अपने कमरे आती है तो आर्यन उसे बेड पे बिठा देता है और इसकी पानी पिलाता है। रूही पानी पीने के बाद भी आराम के गले लगे रहती है। उसके पिछले जन्म से लेकर इस जन्म में यह पहली बार था जब आर्यन रूही के साथ बैठा था, वरना रूही डाइनिंग हॉल में आर्यन से दूरी मेंटेन करके रखती थी। आर्यन उसके बाल को सहलते हुए बोला, बच्चा शांत हो जाओ, मैं हूं ना, तुम्हें हट करने वाले को मैं बिना पनिशमेंट दिए नहीं रहूंगा। उसकी बात सुन रूही जल्दी से बोली, नहीं भाई, आप उसे पनिश नहीं करोगे, बल्कि उसको मैं पनिश करूंगी, वो मेरा मुजरिम है। वही प्रिया किसी से बात करते हुए बोली, बॉबी डोंट वरी, कल से हम उसकी जिंदगी हेल से बुरी बना देंगे। उसको रिग्रेट हो कि क्यों उसने तुम पे हाथ उठाया और क्यों उसने मेरी इंसल्ट की।